बचपन से ही मेरे मन में था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। और जब समाज के लिए कुछ करने की सोची, जिस दिन मैं अपने सीए के प्रोफेशन में कंफर्टेबल हुआ, जब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी रोजी रोटी आराम से चल सकती है, तभी मैंने सोचा कि समाज के लिए काम करना चाहिए। तो ये लगा कि समाज में अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई है, तो वो है युवा पीढ़ी को ठीक से शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और उनको रोजगार के साथ जोड़ना। साथ ही साथ उनमें राष्ट्रभक्ति का भाव, समाज के प्रति संवेदनशीलता और अपने महापुरुषों के साथ उसको जोड़ते हैं। अगर हम इस तरीके से कुछ शिक्षण संस्थान चलाएंगे और काम करेंगे, तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे और समाज को एक अच्छे नवयुवक दे पाएंगे। इसी उद्देश्य से मैं एजुकेशन में आया भाई। अशोक जी, आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं वर्तमान में मैं ये यहाँ जो मेवाड़ इंस्टीट्यूट है, जिसमें 3 इंस्टीट्यूट चलते हैं, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट और मेवाड़ गर्ल्स बिजनेस स्कूल, इनका चेयरमैन के नाते जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मेवाड़ यूनिवर्सिटी है राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, उसका मैं चांसलर हूँ। और एक गर्ल्स कॉलेज चलता है हमारा चित्तौड़ में, मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज शहर में चलता है। उसमें कई सारे कॉलेजेज हैं, उन सब में मैं जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। एक नाइजीरिया में मेवाड़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें को चांसलर के रूप में काम कर रहा हूँ। और दुबई में हमने अभी खोला है एक रिसेंट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तो उसमें भी मैं को प्रमोटर की तरह काम कर रहा हूँ। आपने बताया कि आप देश के अनेकों संस्था से जुड़े हैं, देश में भी आपका। इसके अलावा एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है, जो दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन है उस पर काम करता है रिसर्च का। मैं उसमें उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूँ। और संघ की दृष्टि से एक संगठन चलता है भारतीय शिक्षण मंडल, उसमें मेरठ प्रांत के अध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूँ। शिक्षण संस्थानों से जुड़ने के आपके उद्देश्य क्या हैं? शिक्षण संस्थानों के जुड़ने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नौजवान पीढ़ी को, और विशेष रूप से वो वाले नौजवान जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, गाँवों से ताल्लुक़ रखते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना, प्रशिक्षण देना, रोजगार के साथ जोड़ना और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, ये मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में आने का। एक तरफ शिक्षा महंगी होती जा रही है, आगे इंस्टीट्यूट हैं जो महंगाई की तरफ चल रहे हैं, ऐसे में गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आप कुछ कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा लो तो वो भी, और उच्च शिक्षा में भी मध्यम वर्ग और उससे मध्यम वर्ग से नीचे के जो वर्ग हैं, उनको अपने बच्चों को शिक्षित करना वास्तव में एक बड़ा पेचीदा काम है, बड़ी मुश्किल चुनौती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए हैं। हमारे यहाँ बहुत मिनिमम फीस में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो गाज़ियाबाद का सेंटर हो, चाहे वो चित्तौड़गढ़ का सेंटर हो, चाहे वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी हो, मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज हो। बहुत कम फीस में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर उसमें भी जो ऐसे घरों से बच्चे आते हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं दे पाते, तो हम 50% तक उनको स्कॉलरशिप देते हैं और बाकी 25% सरकार की विभिन्न स्कीमों से लेने की कोशिश करते हैं। 25% बच्चा देता है और ऐसे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 सालों में हमने लगभग 33 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है। अब तक के जो आपके उद्देश्य रहे हैं उनमें कितनी प्रतिशत आप कामयाब हुए हैं और आपका टारगेट क्या है? मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल मिला के अभी 17,000 बच्चे हैं सभी संस्थानों में, और उसमें से 75% बच्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है। ये पहला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है पूरे देश भर में जहाँ रिजर्वेशन के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, यानी कि 75% बच्चा उस तबके से आता है और उस 75% में से 90% बच्चा वह गाँवों से ताल्लुक़ रखता है, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखता है। तो इस नाते देखा जाए तो हम अपने मिशन में काफ़ी कामयाब हुए हैं और आगे की योजना भी यही है भाई साहब। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के साथ MOU किया है, पिछले 3 साल हो गए हैं उसमें,
जहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, बॉर्डर एरिया के बच्चे आर्मी सेलेक्ट करके हमको देती है और उसमें 50% उनकी फ़ीस इंडियन आर्मी देती है, 50% हम देते हैं और बच्चा फ्री पढ़ता है। इस तरीके का 700 बच्चा जम्मू कश्मीर का अभी अपने विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। आपके संस्थान में लगभग कितने सारे संस्थानों में की बात की है तो लगभग कितने विद्यार्थी होंगे, कहाँ से हैं और लगभग हाँ, कौन से कोर्स लगभग टोटल 17,000 बच्चे हैं सभी संस्थानों में मिला के, और 29 स्टेट्स के बच्चे हैं भारत की बात करें तो, और अगर विदेश की बात करें तो 20 देशों के बच्चे हैं। और जो पढ़ रहे हैं उसमें मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, फाइन आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ हैं। इन सारे कोर्सेज में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी है, इन बच्चों को साथ के साथ जो स्पेशली चूँकि हमारे पास इस तबके के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हम साथ के साथ कराते हैं विदाउट एनी फीस, निःशुल्क। 4 साल का बच्चे का कोर्स है तो 4 साल उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हाथ के हाथ होती है उसमें। उसके लिए हमने एक डायरेक्टरेट बना रखा है जिसमें उन बच्चों को सिविल सर्विसेज की, स्टेट सर्विसेज की और तमाम तरह के एग्रीकल्चर की, पुलिस की, जो उसकी रुचि का विषय है उसमें उसको कोचिंग कराते हैं और उसकी पढ़ाई कराते हैं। तो गरीब और असहाय बच्चे होते हैं या 10वीं फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या योजना है? 10वीं पास हो गए या 10वीं फेल हो गए और जिनकी आगे कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है या उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो पढ़ नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और हर स्टेट में हैं। उन बच्चों के लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास का, और उसके लिए हम हर साल 5,000 इस तबके के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, रोजगार के साथ जोड़ते हैं या उनके अपने सेंटर्स खुलवाते हैं। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने महिंद्रा ट्रैक्टर का सेंटर अपनी यूनिवर्सिटी में बनाया, जिसमें महिंद्रा ट्रैक्टर खुद आए और महिंद्रा ट्रैक्टर की सारी मशीनरी, उनका ट्रैक्टर वहाँ आया और बच्चा वहाँ ट्रेनिंग ले रहा है और फिर वो महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम में नौकरी लग रहा है या खुद मैकेनिक बन रहा है। उसी तरीके हमने अशोक लीलैंड वालों के साथ MOU किया, अशोक लीलैंड की ट्रक वहाँ आ गई, अशोक लीलैंड के वो ट्रक चलाना सिखाते हैं और ड्राइवर बनाते हैं। अब 10वीं पास बच्चा ड्राइवर भी बन गया और उसको लाइसेंस मिल गया तो आज की डेट में बहुत अच्छा रेमुनरेशन है। विदेश में चला जाए तो सबसे महंगा आज की डेट में ड्राइवर है, 70,000 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे ड्राइवर लगता है। तो हम हम 3 काम करते हैं, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। उसमें हम पहला काम ये करते हैं कि हमने NSS के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जितनी योजनाएं उनकी आती है उन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि बच्चों को हाथ से समाज का काम करने की आदत पड़े। दूसरा, विभिन्न महापुरुष जिनका अपने भारत के बनाने में योगदान रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में या उससे पहले मध्यकाल के, जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, और जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उसमें भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुभाष बोस हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, मदन मोहन मालवीय हुए। इन सब की जयंतियां हम मनाते हैं और जयंतियां मनाते हैं, स्टाफ भी लगता है, फैकल्टीज़ भी लगती है, हम भी लगते हैं और बच्चे भी लगते हैं और सब लोग अपना अपना कार्यक्रम देते हैं। उससे उनमें स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति का भाव और अपने महापुरुषों के प्रति एक आदर और सत्कार का भाव उनमें और एक प्रेरणा का स्रोत पैदा होता है। तीसरा, हमारे पास NCC है, तो NCC में कैडेट बनाते हैं और उनको अनुशासन सिखाते हैं। ये तीनों काम करते हैं। समय समय पर अच्छे डॉक्टर्स को बुलाना, अच्छे मनोवैज्ञानिकों को बुलाना, ड्रामा कंपनियों को बुलाना, जिससे कि विभिन्न सामाजिक विषयों पर वो अपना प्रस्तुतिकरण करें और प्रस्तुतिकरण करने के बाद उन बच्चों में संस्कार पैदा हो। ये हम लोग करते हैं। इवन हम यहाँ, आपको आश्चर्य होगा, आपने तो कवर भी किया होगा, यहाँ राम कथा हुई 2-3 बार, यहाँ गांधी कथा हुई है। ऐसे हमने बहुत ड्रामा कंपनियों से, नाटक कंपनियों से करते हैं कि विभिन्न विषयों पर आप लाओ, अच्छी मूवीज़ दिखाते हैं जिससे कि बच्चों में संस्कार पैदा हो। अभी आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के अंदर। बच्चा एक तो इंटरनेट के साथ जुड़ रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव काम भी बहुत कर रहा है, और दूसरा वो नशे के साथ जुड़ रहा है। तो उसको नशे से दूर रखना, इंटरनेट से दूर रखना, इसके लिए उसको अच्छे स्वस्थ मनोरंजन की सेवाएं देना,
अच्छे स्पोर्ट्स, अच्छे गेम्स, अच्छी मूवीज़, अच्छे ड्रामा कराओगे तो बच्चा इन चीज़ों से दूर रहेगा। और अगर ये नहीं कराओगे तो अपने हॉस्टल के रूम में बैठा-बैठा मोबाइल से टिक-टिक करता रहेगा और यहाँ कहीं से जाके पुड़की ले आएगा और खा लेगा, तो वो नशा करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में आ रही है, तो इसके लिए भी हम पूरा सजग हैं और अपने लेवल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर बच्चा पढ़ के निकलता है, आगे जाता है, उसको उद्योगी और व्यावसायिक संस्थाओं में उचित नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसे में या उसके कहीं बच्चे में थोड़ी कमी रह जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए क्या सहायता? ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सोलियाना सत्य है कि बच्चा जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकलता है तो वो इंडस्ट्री के लिए मिसफिट होता है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, हम क्या निकाल रहे हैं, उसमें एक ज़मीन आसमान का अंतर है और इस चीज़ को हम लोग सब महसूस कर रहे हैं। इसके 3 उपाय हैं। पहला उपाय कि एक तो सभी जैसे यूजीसी है या तमाम जो एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नीति निर्धारण करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़माने के हिसाब से शिक्षा देना। आज की इंडस्ट्री को कैसी शिक्षा चाहिए, वैसे सिलेबस हमें टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए, जिससे कि वो बच्चा वही पढ़ाई करे जिसकी कि आगे उपयोगिता हो, पहला। दूसरा, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साथ के साथ होनी चाहिए। अब ये जो हमने महापुरुषों की जयंतियों का कार्यक्रम किया, उसमें बच्चे से बुलवाते हैं। बच्चा हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, माइक पर आए, डायस पर आए और बोले। जब वो बोलता है तो उसकी झिझक खत्म होती है। किसी में अगर वो उपयोगिता पैदा हो गई तो 2 काम। और तीसरा, आज की डेट में बच्चे में विनम्रता पैदा करना। सबसे बड़ी समस्या है, एरोगेंट हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि कम संतानें हो गई है, बहुत लाड़ प्यार से बढ़ते हैं और बाद में समाज में जाके एरोगेंट बन जाते हैं। तो उनमें एक विनम्रता का भाव आए, मिठास का भाव आए, अच्छे से बोले। इतना भर अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच्चों में कर दे तो बच्चा अपने आप नौकरी लग जाता है। जब नौकरी करने जाता है तो उसको कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछे जाते, उसका एटीट्यूड देखा जाता है, उसकी अपीयरेंस देखी जाती है, उसका बोलने का तरीका देखा जाता है। वो अगर ठीक हो गया तो बच्चा तो फिर वर्किंग प्लेस पे ही सारे काम सीखता है। आप सब लोग भी ऐसे ही सीखे हो। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वर्गवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, लूट, चोरी, गुंडागर्दी, नशाखोरी, अनेकों बुराइयां हैं, कुरीतियां चल रही हैं। ऐसे समय में आपकी क्या सोच है? ये इन सब समस्याओं का देखिए एक ही इलाज है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ठीक से शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, संस्कारित किया जाए और समाज में दिया जाए। युवा पीढ़ी पर ही सारा है। देखिए, इस देश में लगभग 60 करोड़ युवा हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर हमने इनको ठीक कर लिया तो देश ही क्या, पूरे विश्व में हमारे ये संस्कारित नौजवान छा जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उनको ठीक से, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि आप तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, बहुत अच्छा है, आपको मुबारक, आप चलाइए उसको, लेकिन आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। बच्चों को ठीक से शिक्षित और प्रशिक्षित कराने पर ध्यान दीजिए। अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अगर वो ठीक हो गया तो फिर सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं की बात करते हैं, आप उम्र के इस पैदान पर और युवाओं के बीच रहकर आप कैसा महसूस? ये बात तो सही कही आपने। अभी भी 65 साल में हूँ, लेकिन आपको लगता हूँ कि मैं बिल्कुल युवाओं जैसा मेरे में जोश है। तो वो उसकी वजह है कि मैं इन युवाओं के बीच रहता हूँ। जब आप युवाओं के बीच रहते हैं तो आपको अपनी उम्र का ख्याल नहीं रहता और आप भी युवा अपने आप को महसूस करते हैं। और मैं इसको व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ डेली कि जब युवाओं के बीच में जाते हैं तो युवाओं जैसे हो जाते हैं। एक युवाओं में एक विशेष तरह की एनर्जी होती, ताकत होती, शक्ति होती है और उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप उसको लगा दीजिए, उनकी ताकत का एहसास आपको हो जाएगा। वो क्या है, भगवान ने एक गजब की भेंट दी है और हम भाग्यशाली है कि हमारे देश में 60 करोड़ से ऊपर युवा है। जिस देश में इतने युवा हों, वो विश्व पे क्यों नहीं छाएगा, विश्व शक्ति बनेगा ही बनेगा। आपकी भविष्य की योजना? मेरे भविष्य की योजना ये है कि देखिए, एक तो मैं
मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा है कि भाई जब हम गरीब बच्चों का, पिछड़े हुए बच्चों का काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा हिस्सा वो भी है इस देश का जिसमें विकलांग बच्चों के लिए भी हम कुछ करें, और विकलांग बच्चों के लिए भी हमें एक कुछ अच्छे जो कि किसी न किसी तरीके से उनको कोई है उनमें कमी, तो उसको वो कमी महसूस ना हो और उसको भी एजुकेशन दे। तो विकलांगों के लिए एक अलग से एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन बने, ये मेरी इच्छा है। इसके अलावा जो इस देश के युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, समाज के प्रति संवेदनशील बनाना और राष्ट्रभक्त बनाना, ठीक से शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, और उन सब के लिए जब जैसी परिस्थिति आए वैसी योजना बनाकर उनको क्रियान्वयन करना। जैसा कोर्स उनको चाहिए वैसा कोर्स लाना, जैसा टीचर उनको चाहिए वैसा टीचर लाना, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। ये मेरे जीवन का मिशन है। मुझे लगता है मैं अपना जीवन पूरा इसी काम में लगाऊंगा। ये जो हमारी नई स्कॉलरशिप की योजनाएं आ रही हैं, उनका लाभ किसको, किस छात्र को किस तरह से मिल सकता है? नई स्कॉलरशिप की योजना इस साल हमने एक और लगाई है, जिसमें पहली स्कीम है। हालांकि आर्मी वाली स्कीम जो है वो मैंने बताया आपको, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को होती है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बच्चों को जब ये स्कॉलरशिप मिलती थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे कि सर हम भी तो गरीब हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो हमने ये स्पेशल स्कॉलरशिप निकाली जिसमें नवोदय विद्यालय, DAV स्कूल्स, विद्या भारती के स्कूल्स और कैसे भी स्कूल जिसमें 85% से ज़्यादा बच्चा ला रहा है नंबर 12th में, और वो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको ये स्कीम मिलेगी। उसमें उसको 1 रुपया भी नहीं देना, उसका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस सब देंगे। 50% यूनिवर्सिटी देगी, 50% मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, जो बहुत बड़ा ग्रुप है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो देंगे। और ये मैं यहीं नहीं रुकने वाला हूँ, ऐसी मैं कई तरह की कंपनियाँ खोज रहा हूँ, जिससे कि ये पहले साल 100 है, अगले साल ये 200 स्कीम हो, 200 बच्चों की होगी, उसके अगले साल 300 बच्चों की होगी, और ऐसे करके मेरा प्लान है कि 2000 बच्चे हर साल इस तरह की स्कीमों में 85-90% वाले बच्चे फ्री पढ़ने अपने यहाँ आए, गरीब घरों के, गांव के, और वह शहरों के बच्चों के बराबर की शिक्षा ले, प्रशिक्षण ले और अच्छी नौकरी पाए। वर्तमान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं? मेवाड़ यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें तो गंगरार चित्तौड़गढ़ में कैंपस है, और उसमें अभी लगभग 11,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आपने मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन का जिक्र किया, जी, मोतीलाल फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है सर। उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया है। ये कई हज़ार करोड़ की कंपनी शेयर बाज़ार का काम करती है और लाखों इन्वेस्टर्स को वो फ़ायदा पहुंचवाती है। वो मेरे दोस्त हैं मोतीलाल ओसवाल, जो इनके प्रमोटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बम्बई में रहते हैं, रहने वाले राजस्थान के हैं। और उनके साथ मेरी बात हुई, उनको मैं यूनिवर्सिटी लेके गया, फिर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अपन दोनों मिलके 100 बच्चों को इस साल करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको और आगे बढ़ाएंगे। कभी बाहर से आते हुए देखा आपने, फ्री कानूनी सलाह का भी वो हाँ, वो हमारे यहाँ चलती है फ्री कोर्ट। देखिए सर, जो हमारी तो अपनी इच्छा है और कि देश का कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। सरकार कहती है भोजन से वंचित नहीं रहना चाहिए, वो भोजन दें, हम लोग शिक्षा दें, संस्कार दें, आत्मनिर्भरता पैदा करें, और उसको जो अपना कमा कर खुद खड़ा हो, ऐसी स्थिति में उसको लाए। आप एक अच्छे युवक नौजवान और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, ये काम आगे बढ़ेगा, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। संदेश समाज के लिए, युवाओं के लिए और अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? अभिभावकों के लिए मेरा यही संदेश है कि बच्चे को उसके मन की जो इच्छा है वो वाली पढ़ाई करवाए, उस पर पढ़ाई न थोपे कि तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू वकील बन जा। अरे वो तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता है, आप उसको क्यों बिना बात उसको वकील बना रहे हो? जो वो पढ़ना चाहे पढ़ाए। काम, पढ़ाई कोई ख़राब नहीं है, काम कोई ख़राब नहीं है, काम को करने वाला ख़राब होता है। काम तो बहुत अच्छा है। आज एक अच्छा हेयर ड्रेसर है, उसके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई। एक अच्छा
कपड़े की इस्त्री करने वाला है उसके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, एक अच्छा टेलर है उसके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। परफेक्शन काम में होना चाहिए। बच्चे को कोई भी काम करे बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना सिखाओ तो वो हो जाएगा, काम कोई ख़राब नहीं है। ये मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ। मत थोपो उस पर, उसको स्वाभाविक रूप से जीने दो ज़िंदगी को। और मैं नौजवान बच्चे को तो कहता हूँ कि ये पूरा विश्व तुम्हारा है। 75 करोड़ युवा आज की देश में, हमारे देश में हो गए हैं और अगले 5 साल तक ये संख्या बराबर बनी रहेगी। अगले 20 साल तक पूरे विश्व में छा जाओ। आज आपने पढ़ा होगा अखबार में, सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास देश में आ रहा है वो कोई एक्सपोर्ट से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो जो पैसा अपने माँ बाप को भेज रहे हैं वो RBI में जमा हो रहा है, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। और अभी तो क्या है, हमारे 2% लोग भी बाहर नहीं गए। अगर हम इन बच्चों को पढ़ा लिखा के अगर बाहर भेजना शुरू कर दिया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, मैं कह रहा हूँ हम विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनेंगे अगले 25 साल में। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने वाले हैं, हम बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने युवाओं को मजबूत करना है, बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।